गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। मैं डॉक्टर हर्ष मल्होत्रा आपको थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पेपर पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। पिछले वीडियो के अंदर हमने 5 डिफरेंट टेक्निक्स आपको बताई थी कि किस प्रकार से हम बर्फ़ से कम यानी लो टेम्परेचर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। 2 टेक्निक हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं, कूलिंग बाय एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रुद्रोष्म प्रसार द्वारा शीतलन। अब सबसे पहले इस टेक्निक को पढ़ने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रुद्रोष्म प्रसार यानी रुद्रोष्म जो प्रक्रिया है यानी एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस आप सभी जानते हैं, जब हमारा सराउंडिंग के साथ हीट का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, यानी यदि बॉडी आपकी परफेक्टली इंसुलेटेड है सराउंडिंग के साथ, ना तो हीट आ सकती है ना हीट जा सकती है सराउंडिंग में, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। मीन्स ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस द गैस इज़ परफेक्टली इंसुलेटेड फ्रॉम सराउंडिंग। द गैस कैन नाइदर गिव हीट नॉर टेक हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, तो इस प्रकार का प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। सो व्हेन द गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली, यदि किसी भी गैस को हम रुद्रोष्म प्रसार करते हैं, सो व्हेन द गैस एक्सपेंड्स एडियाबैटिकली अगेंस्ट सम एक्सटर्नल प्रेशर, कोई बाहर से जो प्रेशर लग रहा है उसके विरुद्ध करते हैं, सो इट हैज़ टू डू वर्क, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, एट द एक्सपोज ऑफ इट्स इंटरनल एनर्जी, है ना। जो एक्सपेंस है वो कहाँ से आ रहा है? उसकी आंतरिक ऊर्जा से आ रहा है। क्यों? जब भी कोई गैस एडियाबैटिकली एक्सपेंड होती है तो एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट उसे जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है वो उसको कहाँ से मिलेगी? उसकी आंतरिक ऊर्जा से, या इंटरनल एनर्जी से मिलती है। सो एज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज़ अ फंक्शन ऑफ इट्स टेम्परेचर, चूँकि जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो ताप का फंक्शन होती है, तो जैसे ही हम गैस एक्सपेंड होगी तो आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, और यही आंतरिक ऊर्जा में कमी उसके टेम्परेचर की कमी का कारण बनती है। सो इट इज़ ऑब्वियस दैट ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस इट्स टेम्परेचर मस्ट फॉल। ठीक है, तो समझ में आ गई बच्चों आपको बात कि यदि कोई गैस को हम एडियाबैटिकली एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्सपेंशन में एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट उसको एक्सपेंशन यदि करना है तो उसको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वो कार्य उसकी आंतरिक ऊर्जा की एक्सपेंस पर, आंतरिक ऊर्जा के खर्च करने से होगा। और आंतरिक ऊर्जा चूँकि ताप की फंक्शन होती है, ताप पे निर्भर करती है, यदि आंतरिक ऊर्जा में कमी आ रही है तो ताप में भी कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से हम किसी भी गैस को एडियाबैटिकली एक्सपेंड करके उसके टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। यह है आपका प्रिंसिपल जिस पर यह आधारित है। सो इफ़ अ हाईली कंप्रेस्ड गैस इज़ सडनली अलाउड टू एक्सपेंड, तो यदि आपके पास कोई गैस है जिसको हमने हाईली कंप्रेस कर रखा है, उसको हम सडनली एक्सप्रेस करते हैं एडियाबैटिकली, सो इट हैज़ टू डू लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सटर्नल वर्क, उसको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि वो कैसी है? बहुत ज़्यादा कंप्रेस करी हुई गैस है, तो उस पर जो कार्य भी होगा वो कैसा होगा? बहुत अधिक कार्य करना पड़ेगा, आंतरिक ऊर्जा हमें बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगी। सो द कूलिंग इफ़ेक्ट विल बी लार्ज, तो टेम्परेचर भी उतना ही अधिक कम हो जाएगा। सो इफ़ P इज़ द प्रेशर एंड T इज़ द टेम्परेचर ऑफ द परफेक्ट गैस, देन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, अब ये इसको हम मैथमेटिकली भी डिराइव कर रहे हैं। मैथमेटिकली जो फॉर्मूला आएगा कि कितना टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करने पर कितना टेम्परेचर हमको प्राप्त होगा, वो हम डिराइव करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ से जो समीकरण है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस की, वो क्या होती है? PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये आपकी इक्वेशन हो गई आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस की। नाउ हमें इस इक्वेशन को, ये प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में है, हमें इक्वेशन किसके बीच में चाहिए? टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? प्रेशर को चेंज करके टेम्परेचर को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? इस इक्वेशन को यहाँ से चेंज किया है, किसकी हेल्प से? आइडियल गैस इक्वेशन की, PV इज इक्वल टू RT। तो हम क्या करेंगे? V की जगह हम लिख देंगे
पी वी इज इक्वल टू आर टी, तो पी आपका एज इट इज़ रह गया यहाँ पर, v बराबर हो गया आर टी अपॉन पी। तो यहाँ पर हमने आर टी अपॉन पी यहाँ रख दिया और यहाँ से जो इक्वेशन बन गई टी पी की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा, और जो कांस्टेंट है वो आपका इस कांस्टेंट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन गई आपकी टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में इक्वेशन बन गई है। अब आ जाते हैं हम, नाउ पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू के, इसको हम इस प्रकार से इसको डिराइव करना हम यहाँ पर सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हमें ये प्राप्त हुई थी। इसको मैंने यहाँ पर खोल के और सिखा दिया आपको। पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू के, नाउ पी वी इज इक्वल टू आर टी, सो वी कम्स आउट टू बी आर टी अपॉन पी। वी की जगह हमने रख दिया आर टी अपॉन पी की पावर गामा इज इक्वल टू के। ये इक्वेशन बन गई आपकी पी आर की पावर गामा, टी की पावर गामा और पी की पावर माइनस गामा इज इक्वल टू के। और ये बन गई आपकी टी की पावर गामा, पी की पावर यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर पी की पावर माइनस गामा थी, तो ये बन गई टी की पावर गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा। और जो आर की पावर गामा है उसको हम राइट हैंड साइड में ले आए और एक कांस्टेंट के अंदर ही ले लिया, के अंदर ही। तो इक्वेशन क्या बन गई मेरी, टी की पावर गामा, पी की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू के, और या इसको 1 अपॉन गामा इन्वर्स कर दें तो हमारे पास जो इक्वेशन बन गई टी पी की पावर 1 माइनस गामा डिवाइडेड बाय गामा इज इक्वल टू के। तो ये बन गई हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस की समीकरण, जो किस रूप में है बच्चों, ये इक्वेशन है आपकी टी और पी की फॉर्म में। यही इक्वेशन हमको चाहिए थी ना। तो अब हमने क्या करा है, हम कहते हैं कि सपोज़ कोई भी गैस, जो भी हम गैस लेकर चल रहे थे उसका प्रारंभिक ताप T1 है, इनिशियल टेम्परेचर T1 है और इनिशियल प्रेशर क्या है, P1 है, राइट। और एक्सपेंशन के बाद उसका टेम्परेचर सपोज T2 हो जाता है और प्रेशर P2, यानी फाइनल टेम्परेचर इज़ T2 एंड फाइनल प्रेशर इज़ P2। देन द इक्वेशन कम्स आउट टू बी T1 P1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा इज इक्वल टू T2 P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा, और T2 इज इक्वल टू बराबर हो गया T1 P1 अपॉन P2 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा। और T1, अब हमने क्या करा इसको, ये जो 1 माइनस गामा था इसकी जगह मैंने कर दिया गामा माइनस 1, तो ये बन गई आपके पास T1 P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो ये बन गई मेरी इक्वेशन, ये हो गई आपकी T2 की इक्वेशन। अब हमने क्या करा, इस इक्वेशन में हम कहते हैं एक एग्जांपल लेकर चल रहे हैं हम शेष CO2 के लिए, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए, जिसे हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो CO2 को हम लेके चले, जिसके लिए चूँकि ये इसके लिए गामा की वैल्यू क्या है आपकी 1.3, ये वैल्यू है आपकी गामा। अब मान लिया इसका जो प्रारंभिक ताप है वो 300 केल्विन है, राइट, यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। 273 हमने ऐड किया तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो गया, ये बन गया हमारा 300 केल्विन। और PI जो है इनिशियल प्रेशर है वो कितना है, 150 एटमॉस्फेयर है, ये था इनिशियल प्रेशर। अब वो जब एक्सपेंड होगी तो प्रेशर हो जाता है P1 बराबर हो गया आपका PF बराबर हो गया 1। अब हम देखते हैं कि इतने प्रेशर से जब हमारा प्रेशर में चेंज होगा तो टेम्परेचर में कितना चेंज होगा। सो T2 कम्स आउट टू बी, T1 की जगह हमने रख दिया 300, ये PF की जगह आ गया आपके पास, P2 की जगह आ गया 1, P1 की जगह आ गया 150 की पावर 1 माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.3। यदि हम इसको खोल देते हैं और खोलने के बाद इसको हम लॉग की हेल्प से करेंगे। ये कैलकुलेशन बेटा हम किससे कर सकते हैं, पहले लॉग लेंगे और फिर उसका एंटी लॉग लेंगे, क्योंकि पावर है। पावर कैसी आ रही है आपकी, पावर आ रही है आपके पास 0.3 डिवाइडेड बाय 1.3, यानी 3/13 आपकी पावर है 1/50 की। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, लॉग और एंटी लॉग लेकर। तो लॉग और एंटी लॉग लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए जो वैल्यू आ जाती है T2 बराबर आ जाती है वो 96 केल्विन, यानी जो गैस जिसका ताप पहले 300 केल्विन था, 300 से वो 96 केल्विन पर आ गई, यानी 300 केल्विन से 96 केल्विन गिर जाता है। सो दिस टेम्परेचर इज़ सो लो दैट द गैस एक्सपेंडिंग मास ऑफ CO2 गैस सॉलिडिफाइड एंड विच इज़ नोन एज ड्राई आइस। इस टेम्परेचर पर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है CO2, इसी को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। तो ये हो गई आपकी थर्ड टेक्निक, जिस टेक्निक की सहायता से हम लो टेम्परेचर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी थर्ड टेक्निक।
अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे